हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी परिभाषा की? दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। सीमितता के आधार पर जो परिभाषा बनाएगी उसके ऊपर बात करेंगे। इसके लास्ट लेक्चर्स में अपन ने क्या डिस्कस किया था? इसके पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था धन केंद्रित परिभाषा, जो कि किन्होंने दी थी? एडम स्मिथ ने। उसके बाद हमने डिस्कस की थी कल्याण केंद्रित परिभाषा, जो कि दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। ये परिभाषा दी किसने दी उस पर बात करते हैं। वो थे प्रोफेसर रॉबिन्सन। कौन थे? प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने किसकी आलोचनाएं की थी? जिन्होंने आलोचनाएं की थी कल्याण केंद्रित परिभाषा की, धन केंद्रित परिभाषा की। उन्होंने क्या परिभाषा दी वो ध्यान देना आप। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। हिंदी में देखते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों व सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जिसमें उद्देश्यों व सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित, क्या? साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक्स है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पर बात क्या हो रही है। इन्होंने क्या किया? सीमित साधन और उनके जो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उनके बारे में बात की। कैसे? अब आप ध्यान से समझना। अब बताओ, पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है वो क्या है? एक लिमिट में है, एक हद में है। बताओ जमीन के कितने उपयोग है? बहुत सारे उपयोग है। आप चाहो तो उस पर खेती करो, आप चाहो तो उस पर बिल्डिंग बनाओ, आप चाहो तो उस पर घर बनाओ, आप चाहो तो बोले उस पर क्रिकेट खेलो, जो करना है करो। लेकिन उसका वो जो जमीन का जो हिस्सा है, जो जगह है, वो क्या है? लिमिटेड है। उसको आप बढ़ा नहीं सकते, सीधी सी बात है, उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग, मतलब कि उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस तो है। ये किन्होंने कहा? ये कहा था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो उनकी बात का एक ही महत्वपूर्ण पहलू था, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी संसाधन है, दुनिया में जितने भी साधन है, वो सब सारे कैसे हैं? लिमिटेड है। और इंसान की आवश्यकता है कैसी है? असीमित है। कैसी है? आवश्यकता है असीमित, जिनका कोई एंड नहीं है। तो इंसान क्या करता है? चॉइस करता है। क्या करता है? चॉइस। कि यार मैंने अगर मान लो ये जमीन अभी खरीदी है तो मुझे इस पर खेती करनी है, मुझे इस पर बच्चों को क्रिकेट खेलने देना है, कि मुझे इस पर घर बनाना है। वो क्या करता है? चॉइस करता है। तो अब ध्यान से देखना, रॉबिन्स की परिभाषा के मुख्य बिंदु कौन कौन से, इसकी परिभाषा के अंदर से कौन कौन से मुख्य बिंदु बाहर आए उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, असीमित आवश्यकता है या फिर उद्देश्य या फिर इच्छा है। इंसान की आवश्यकता है कैसी है? असीमित है, कोई जिसका एंड नहीं है। अब जैसे आप ही देख लो, ठीक है, अभी आपके मन में क्या है कि 12th कर लो, ठीक है। जैसे 12th हो जाएगी उसके बाद आपकी क्या इच्छा आएगी? जॉब कर लो। उसके बाद क्या आएगी कि मैं अच्छे होटल में जाऊँ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो इस प्रकार से आपकी इच्छाएं क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब कि इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, अब आपने जैसे PUBG खेला, ठीक है, उसके बाद आप फ्री फायर में लग गए। मतलब क्या कभी इच्छाएं पूरी हो सकती है? नहीं। देयर इज नो एंड ऑफ विश, मतलब वांट्स का कोई एंड नहीं है। दूसरा, सीमित साधन। जितने भी दुनिया में साधन है, साधन का मतलब क्या? सबसे पहली बात तो साधन का मतलब क्या? डियर, साधन का मतलब ये है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, वो क्या है? साधन। अब मान लो कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है, तो वो साधन नहीं है। ध्यान देना। लेकिन अब ध्यान देना, दो तरह के दुनिया में साधन है। एक तो कौन से? जो भगवान ने बनाए हैं, नेचुरल है। और दूसरे कौन से? ह्यूमन ने, मतलब कि मानव ने बनाया। बताओ पुल कैसा है? ब्रिज क्या है? जवाई बांध अपना, मतलब कोई भी डैम वगैरह ले लो आप, कोई भी रोड वगैरह ले लो, तो वो ऐसे ही तो थे नहीं, वो तो किसने बनाए? इंसान ने बनाए। लेकिन दूसरी बात आती है नेचुरल। अब बताओ, आग, पानी, हवा, रेत, मिट्टी, अपना, ये सारी चीजें किसने दी? भगवान ने दी। तो ये कैसे साधन हो गए? ये हो गए प्राकृतिक। और दूसरे कौन से हो गए? मानव द्वारा निर्मित। लेकिन जो भी साधन हो वो सब कैसे है? लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। तीसरा, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग या फिर उपयोग। अब बताओ, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी साधन के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, कोयला है, ठीक है, उसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? घर में यूज कर सकते हो, चूल्हे में, ठीक है, ट्रेन में यूज किया जाता था पहले, सीधी सी बात है, फैक्ट्रियों में यूज किया जाता था। अब आप दूध का एग्जांपल ले लो। दूध से आप चाहो तो कॉफी बनाओ, आप चाहो तो चाय बनाओ, भले दूध को ऐसे ही पी लो, भले घी बनाओ, दही बनाओ, जो बनाना है बनाओ। देयर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। उसके क्या है? बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग है। अब बात करते हैं आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन इन द प्रायोरिटी। ये जो आपके आवश्यकता की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, कि भाई आपकी इच्छाओं का जगना। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना कि आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता का मतलब क्या है। देखो, जैसे ही आप 10th क्लियर कर लेते हो, 11th में आते हो, तो आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है पता है? कि पहले तो मैं ये पता करूं कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स मुझे क्या लेनी है। ले लिया सब्जेक्ट, 12th भी हो गई। उसके बाद आपके कौन सी इच्छा आती है पता है? कि यार मैं कौन सा अच्छा कॉलेज लूं। मतलब कि
कॉलेज की इच्छा क्या 10वीं में आई थी? नहीं, ये कब आई? आफ्टर 12th। लेकिन जैसे ही आपके कॉलेज पूरा हो गया, आपने बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, अब आपके मन में इच्छा आती है कि यार मैंने डिग्री तो ले ली है, अब मुझे क्या करना है? अच्छा, जॉब हासिल करना है। तो बताओ, जॉब हासिल करना भी क्या हो गई? एक नई इच्छा हो गई। लेकिन क्या ये पहले उत्पन्न हुई थी? नहीं। ये कब हुई? ये आपके डिग्री लेने के बाद। तो जितनी भी आवश्यकताओं का जो क्रम है, उनका एक क्रम निर्धारित होता है कि पहले एक इच्छा पूरी होगी, उसके बाद दूसरी आएगी। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, FCS मतलब फूड, क्लोथ और शेल्टर, मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान। बताओ, गरीब की सबसे पहली इच्छा क्या होती है? गरीब की सबसे पहली इच्छा तो यही होती है कि साहब हमें तो रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बताओ, आप उसको AC ला के दोगे, उसके काम आएगा? नहीं आएगा। क्या आप उसको गाड़ी दोगे, उसके काम आएगा? नहीं। क्यों? यहाँ तो पेट भूखा है, उसको कपड़े चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए। तो बताओ, आवश्यकताओं की जो तीव्रता होती है, आवश्यकताओं का एक क्रम होता है कि नहीं होता है? तो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर इंसान की जो आवश्यकता है उनमें क्या होता है? भिन्नता होती है। मतलब एक इसका ऑर्डर होता है कि पहले एक इच्छा पूरी होगी, उसके बाद आपके दूसरी इच्छा जगती है दिल में। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं, आर्थिक समस्या। ये पांचवा पॉइंट जो है, इस पे बहुत ध्यान देना। ये मेन तो आपको 4 याद रखने के, रॉबिन्स की परिभाषा से ये 4 बिंदु निकले। ये पांचवा क्या है? आर्थिक समस्या का मतलब क्या है, इसको समझना। देखो बताओ, साधन कैसे हैं? सीमित है। आवश्यकताएं कैसी है? बहुत सारी है। और जो साधन है उनके अल्टरनेटिव यूज भी है, उनके अल्टरनेटिव यूज भी है। और आपकी जो इच्छा है उनमें क्या आती है? तीव्रता में भिन्नता है। मतलब पहले एक इच्छा, उसके बाद दूसरी जगेगी। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक इंसान को क्या करना पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी। क्या भाई, मान लो उसने जमीन खरीद ली, अब उसे वहां पर सोचना पड़ेगा कि मैं इस पे घर बनाऊं, ठीक है, मैं इस पे बिल्डिंग बनाऊं, या फिर मैं इसके ऊपर फैक्ट्री खोल दूं, या फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, या फिर बच्चों के लिए मैदान छोड़ दूं। तो बताओ, और या फिर मैं उस पर खेती करूं। मतलब क्या हो रहा है? उसे चुनाव करना पड़ रहा है। ही नीड्स टू सेलेक्ट समथिंग। उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। क्या भाई, मैं ये करूं या ये करूं? मतलब वहां पर कौन सी समस्या आ रही है? चुनाव की समस्या आ रही है। एक और बात, लो आप दूध लेके आए, ठीक है, अब मान लो आप सोचने लगे, यार मैं इससे चाय बनाऊं, कि मैं इससे कॉफी बनाऊं, या मैं इससे अपने दही बनाऊं। तो बताओ, आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप चुनाव कर रहे हो। तो आपके सामने कौन सी समस्या आई? चुनाव की समस्या। और ये क्यों आई? क्योंकि दूध के अल्टरनेटिव यूज है। और रॉबिन्सन ने क्या कहा कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूज होते हैं, उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो बताओ, यहां पर सबसे मेन महत्वपूर्ण समस्या कौन सी खड़ी हो गई? आर्थिक समस्या। कौन सी? कैसे उत्पन्न हुई है? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, इच्छाएं तो बहुत सारी है, लिमिटेड रिसोर्स, और रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड है, जिनका क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। तो इंसान को क्या करना पड़ेगा? वहां पर सोचना पड़ेगा कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मुझे इसका यूज कैसे करना है, उसको कहां पर मुझे इसको यूज करना है। और यही क्या बन जाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और सबसे मेन सब्जेक्ट मैटर, अगर आप कहो कि भाई इकोनॉमिक्स में स्टडी किसकी की जाती है, तो इसकी ही तो स्टडी करनी है कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज कैसे करना है। अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स की, मतलब कि ये जो परिभाषा थी इसके बेस पर अपने इसके क्या निकाली? विशेषता है। तो पहली क्या है? अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र। देखो क्या हो गया था, मार्शल ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ किसको लिया था? कल्याण को लिया था। और अपने जो एडम स्मिथ ने, उन्होंने किया था, किसको लिया था? धन को। तो इससे क्या हो गया था? अर्थशास्त्र का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो क्या हो गया था? संकीर्ण, नैरो हो गया था, सीमित हो गया था। मतलब ये सारी चीजों को शामिल नहीं कर रहे थे। तो बताओ, यहां पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा हो जाता है? विस्तृत। क्यों? क्योंकि इन्होंने असामाजिक जो मनुष्य होते हैं उनको भी शामिल किया। इन्होंने साधु संत, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भी इसमें क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विश्लेषणात्मक परिभाषा। अब बताओ, विश्लेषणात्मक का मतलब क्या? जो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा थी वो कौन सी थी? डियर, वो थी विभाजनात्मक, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइडिंग थी। कैसी थी? जिसको क्या करती वो बांट रही थी। कैसे? सामाजिक, असामाजिक, आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, साधारण, असाधारण। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर विश्लेषण हो रहा है। कैसे? कि जो साधन है वो सीमित है, आवश्यकता है वो बहुत सारी है, उनके अल्टरनेटिव यूज है। तो अपन को क्या करना है? चुनाव करना। तो यहां पर विश्लेषण हो रहा है, यहां पर एनालिसिस हो रहा है। और जहां पर चुनाव करना पड़ रहा है, जहां पर सिलेक्शन करना पड़ रहा है, मतलब अपन वहां पर एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पर अपन विश्लेषण कर रहे हैं। थर्ड पे आते हैं, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। देखो यहां पर ध्यान से समझना। अब हम आते हैं थर्ड पे, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इसका मतलब क्या है? देखो, जहां पर वास्तविक विज्ञान की बात आए वहां पर दिमाग में लाना आपको प्रिंसिपल, सिद्धांत। क्या? कि जहां प्रिंसिपल्स बनाने की बात हो रही है वहां पर वास्तविक विज्ञान की बात हो रही है। और जहां पर यह बात हो रही है कि उन सिद्धांतों को कैसे लागू करना है, उनको लागू करने से फायदे होंगे या नुकसान होंगे, तो ये कार्य किस में आता है? ये आदर्श विज्ञान में आते हैं। तो बताओ, यहां पर कौन सी बात हो रही है? कि सिद्धांतों को कैसे बनाना है, ठीक है, उनको कैसे लागू करना है, ठीक है। तो ये बातें कहां पर आ रही है? अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान के अंदर। तो यहाँ क्या माना जाएगा कि अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। मानव विज्ञान कैसे? अब बताओ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सामाजिक मनुष्य थे वो तो आ ही रहे थे परिभाषा में, इन्होंने असामाजिक मनुष्य को भी लिया। मतलब कौन से? जो साधु संत, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहे, उनको भी इन्होंने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो ये कैसी परिभाषा हो गई कि ये अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है, इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया। नेक्स्ट, सार्वभौमिक परिभाषा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, चुनाव की समस्या हर जगह है। चुनाव की समस्या मतलब क्या? सिलेक्शन का प्रॉब्लम। भले आप अमेरिका में चला जाओ, भले आप लंदन में चले जाओ, कहीं पर भी चला जाओ, भले आप किसी गांव में चले जाओ, हर जगह ये तो प्रॉब्लम आती है कि यार मैं ये चीज़ लूँगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या इस चीज़ के दूसरे प्रयोग है कि नहीं है। सीधी सी बात है। तो मतलब हर जगह चुनाव तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये सार्वभौमिक परिभाषा है, ये हर जगह, हर देश, हर जगह लागू होती है। तो ये तो थी बच्चों परिभाषा के बेस पर, परिभाषा के आधार पर विशेषताएं थी इस परिभाषा की। अब हम बात करेंगे आलोचनाओं की। देखो आलोचनाएं हर जगह होगी, क्योंकि अपन ने क्या बताया था कि अर्थशास्त्र, पहले लेक्चर में मैंने बताया था अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? विकासशील विज्ञान है। अभी भी इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कमियां तो निकलेगी ही। तो बाद के जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने क्या किया? इसके अंदर कमियां बताई कि क्या क्या कमियां हैं। यहां पर पहली बात, आलोचनाओं में पहले क्या? अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत एवं संकीर्ण दोनों हो गया। इन्होंने क्या किया? सारे मनुष्यों को शामिल किया, सामाजिक और असामाजिक। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र तो केवल एक वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान नहीं है। तो इन्होंने क्या कर लिया? उस एरिया को कम कर लिया, जो क्षेत्र था अर्थशास्त्र का उसको लिमिटेड कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं है। देखो ध्यान देना, क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र में इसकी बात बिल्कुल नहीं होती है कि क्या होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आज के अर्थशास्त्रियों का कार्य क्या है? आज के अर्थशास्त्रियों का ये भी कार्य है कि चलो प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है ये भी हमें बताइए। तो ये भी आजकल क्या हो गया? ये अर्थशास्त्र का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया? नकार दिया। तो इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, लेकिन ऐसा आज के जमाने में नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, केवल विज्ञान नहीं बल्कि आदर्श विज्ञान तथा कला। ये तो आप देख ही चुके हैं कि भाई खाली ये कौन सा? खाली वास्तविक विज्ञान नहीं, ये आदर्श विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि सिद्धांत बनाना भी शामिल है और सिद्धांतों को लागू कैसे अच्छे तरीके से करना है और उनके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उनका विश्लेषण करना भी इसमें शामिल है। परिभाषा के आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रॉबिन्स की परिभाषा एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या हो गया? एस्थेटिक का मतलब होगा एक ही जगह पर जाके खड़े हो जाना। इसकी परिभाषा आज के ज़माने के ऊपर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, नए नए रिसोर्स भी तैयार हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। तो अब बताओ मुझे, क्या ये परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में क्या शामिल, क्या उसके ऊपर फिट बैठ सकती है? नहीं। तो ये कैसी हो गई? स्टैटिक हो गई। या फिर इसे बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक नहीं है। और ज़माना कैसा है? बदलता रहता है। तो इन्होंने कैसी परिभाषा दी? स्टैटिक, स्थितिक, जो बदलती नहीं है। तो इसलिए भी इनकी क्या हुई? आलोचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव की उपेक्षा। अब इन्होंने क्या किया? असामाजिक लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। क्या? अब जैसे मान लो ऐसी क्रिया, अब जैसे मान लो मैं हूँ कि भाई मैं भोलेनाथ को पूजूं, कि मैं गजानन जी को पूजूं, कि मैं माता जी को पूजूं, मतलब किन की पूजा करूं, ये तत्व भी इन्होंने शामिल कर लिए। क्यों? क्योंकि ये भी चुनाव में आता है कि भाई ऑप्शन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, भगवान तो है मेरे पास, है, सीधी सी बात है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन सा चूज करूं। तो यहाँ पर कौन सी समस्या आ रही है? चुनाव की। लेकिन क्या बताओ, ये क्या अर्थशास्त्र का पहलू है? बिल्कुल नहीं। इसमें अर्थशास्त्र, इसमें पैसे से क्या लेना देना, लेकिन ये तत्व भी इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ पर इनकी क्या हुई? आलोचना इस आधार पर भी हुई। लास्ट पे आते हैं, मानव का आचरण सदैव विवेकशील नहीं होता है। क्या ऐसा हमेशा माना गया है कि इंसान रेशनल है? रेशनल का मतलब क्या? विवेकशील। क्या मतलब वो सोच समझ कर ही डिसीजन लेता है? नहीं। कैसे? आपके पास मान लो, ठीक है, आपके जेब में हमेशा 100 रुपये रहते हैं, 100 रुपये लिमिटेड, तो आप एकदम ध्यान से चलते कि यार ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी है। लेकिन एक का एक आपके लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए आपके पास आ गए। अब क्या करोगे आप? पता है, अंधाधुंध, कोई ठिकाना नहीं है, खर्चे करने में लग जाओगे। कभी ये खरीदान, कभी वो खरीदान। क्या आप वहाँ दिमाग लगा रहे हो? क्या आप वहाँ पर सोच समझ अपना सोच लगा रहे हो? क्या आप वहाँ पर चुनाव कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत कैसी होती है? फिजूल खर्ची की। और बताओ, जहाँ फिजूल खर्ची की बात होगी वहाँ पर वो चुनाव तो करेगा ही नहीं। इस आधार पर भी इनकी क्या हुई? आलोचना हुई। तो हम मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं कि इनकी परिभाषा थोड़ी जटिल थी। क्या थी? कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन हर इंसान के समझ में भी नहीं आती है। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक अर्थशास्त्र को एक
वैज्ञानिक आधार दिया और इन्होंने क्या किया, एक बड़ा योगदान दिया। किसके बाद? प्रोफेसर एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल के बाद। लेकिन इनकी परिभाषा में भी कमियां थी, तो उनको किसमें पूरा किया? विकास संबंधित परिभाषाओं में उनको पूरा किया गया, उनको दूर किया गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।